एवरीवन, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। और आज का जो टॉपिक हम जो आपसे शेयर करने वाले हो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। आज एक एक पॉइंट जो है यहाँ पे समझाते चलेंगे, मेरे साथ प्रॉपर आप लेक्चर को अटेंड कीजिएगा। अगर आपने इससे पहले अगर लेक्चर 2 पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर नहीं देखा है तो सबसे पहले हम आपको यही रिकमेंड करेंगे कि पार्ट 1 और पार्ट 2 जाके आप जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम को ना बर्बाद करते हुए। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, समान मात्रक तथा समान बीमित सूत्र का भौतिक राशियां अगर मेरे को निकालना है, समान मात्रक तथा बीमित सूत्र का भौतिक राशि निकालना, तो समान क्या होगा, सेम यूनिट एंड डायमेंशन फार्मूला, ठीक है, हमको निकालना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट लिख दिए हैं, इसको अभी हम आपको समझा रहे हैं। इससे पहले हमने सेकेंड लेक्चर में पार्ट 2 में हमने आपके इसको डेफिनेशन बताया है, साथ साथ में इसका फार्मूला हमने बताया है। अगर आपने पार्ट 2 अगर नहीं देखा है तो हम आपको ही रिकमेंड करेंगे कि आप पहले पार्ट 2 देखें, और पार्ट 2 देखने से पहले जो है आप पार्ट 1 जरूर देखें, ताकि आप एक लेवल बाय लेवल जो है आप आगे बढ़ेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी चीज समझ आएगा। देखिए, मेरा क्लास जो है आपको एक एक पॉइंट समझा कर मैं आगे बढ़ाता चलूंगा। उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है समझ आएगा। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूंगा कि क्या होता है चाल जो है स्पीड है और वेग क्या है, वेलोसिटी है। तो चाल और वेग का जो बीमा होता है, देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। स्पीड बराबर क्या, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। और वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय होता है। क्या होता है, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय होता है। मतलब इसको डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम बोल सकते हैं। तो इन दोनों का जो यूनिट है, मात्रक है, वो मात्रक क्या होता है दोनों का। देखिए अलग यहाँ पे क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड इसका भी आएगा, मीटर पर सेकंड इसका आएगा। लेकिन ये क्या है, ये तुम्हारा ये जो है स्केलर क्वांटिटीज है और ये आपका जो है वेक्टर क्वांटिटीज है। वेग जो है आपका वेक्टर क्वांटिटीज है, मतलब ये अदिश राशि है और ये क्या सदिश राशि है। इन दोनों को जो बीमा हम निकालते हैं, डायमेंशन निकालते हैं, तो क्या होता है LT के पावर -1। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या होगा, LT के पावर -1। इतना याद हो गया ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, इसी प्रकार यहाँ दिया भार तथा बल। भार और बल का अगर हम बात करें तो भार एक तरह का भार है। मान लीजिए एक तरह का भार है, तो इसका मास होगा, ठीक है, मास होगा। तो इसको जो है पृथ्वी जो है खींचेगी, ग्रेविटी के कारण इसको खींचेगी। तो एक तरह के पृथ्वी के कारण जो है इस पे एक ग्रेविटी जनरेट हो रहा है। तो एक तरह का माने एक तरह का फोर्स लगा रहा है, तो भार भी एक तरह का फोर्स होता है, ठीक है। बल एक तरह का ऑलरेडी फोर्स है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि भार और बल दोनों जो है सदिश राशि है। भार और बल दोनों जो है सदिश राशि। इस पॉइंट नोट कीजिएगा, भार और बल क्या है, दोनों सदिश राशि है। ये भी आपका सदिश राशि है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा कहीं पे, क्योंकि एग्जाम में ये आता है, भार और बल, ठीक है। वेट और फोर्स जो है आपका वेक्टर क्वांटिटीज है। इसका जो डायमेंशन बात करें तो क्या होगा, MLT के पावर -2 होगा। क्या होगा, MLT के पावर -2। इतना याद हो गया। अब आगे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। 3 प्लांक नियतांक बात करता है, प्लांक नियतांक, ठीक है, प्लांक नियतांक बात करता है। तो प्लांक नियतांक में अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्लांक नियतांक में अगर बात करेंगे तो प्लांक नियतांक क्या होता है, आपको पढ़ा होगा कि एनर्जी, आप पढ़ा होगा कि E इक्वल टू क्या होता है, E इक्वल टू mc² पढ़ा है वहां पे। तो E इक्वल टू h न्यू भी पढ़ा वहां पे, E इक्वल टू h न्यू। वहां पे जो h है वहां पे क्या है, प्लांक कांस्टेंट है। क्या है वहां पे, प्लांक कांस्टेंट है। तो प्लांक कांस्टेंट मतलब प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग क्या है, कोणीय संवेग। इन सभी का जो यूनिट होता है ml² के पावर -1 होता है। क्या होता है, ml² के पावर -1। आगे बढ़ते हैं। 4 पर ध्यान दीजिए, क्या है यहाँ पे कोणीय वेग और वेग प्रवणता, कोणीय वेग और वेग प्रवणता, ठीक है। डेल v बटे डेल x होता है, ये डेल v बटे डेल x होता है इसका वेग प्रवणता का बात करेंगे तो। कोणीय वेग क्या होता है, देखिए कोणीय वेग और वेग प्रवणता की अगर हम बात करें तो ये क्या होगा, इसका जो यूनिट होगा, इसका जो यूनिट देन डायमेंशन अगर बात करें तो t के पावर -1 होगा, t के पावर -1। तो याद हो गया, कोणीय वेग और वेग प्रवणता जो है इनका जो यूनिट होता है, इसका जो डायमेंशन होता है, बीमा होता है, क्या होता है, t के पावर -1 होता है। आगे बढ़ते हैं। ये क्या बोलता है, संवेग और आवेग, पता है मोमेंटम, और यहाँ पे का इम्पल्स है, मोमेंटम और इम्पल्स। हमने इससे पहले जो है पार्ट 2 में बहुत अच्छे से हमने समझाया है। हम तो उम्मीद करते हैं कि सबसे पहले इसको अगर आप लेक्चर देख रहे हैं तो इसको देखने से पहले जो है आप पार्ट 2 को जाकर जरूर देखें। तो संवेग और आवेग, संवेग P इक्वल टू क्या होता है, mv होता है। P इक्वल टू क्या होता है, mv होता है। आवेग एक तरह का क्या इंपल्स है, क्या है, एक तरह का इंपल्स है। जो आप टांगी से किसी मारते हो, हिंक मारते हो, क्या करते हो आप, हिंक मारते हो, तो मतलब आपका उसमें क्या होगा, इंपल्स जनरेट हो रहा है। किसी को आप माने
खींच के तमाचा मार दिए, कहा तुम क्या कर रहे हो, उसको जो है इम्पल्स दे रहे हो, मतलब उसको आवेग के द्वारा दे रहे हो, ठीक है। मानो कोई बंदा खड़ा है, उसको तो धक्का कस दे दिए ना, तो क्या कर, उसको तुम इम्पल्स दे रहे हो, आवेग लगा रहे हो, ठीक है। तो आवेग के कारण क्या होता है, वो जो है शख्स जो है आगे फेंका जाता है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दो, संवेग और आवेग के केस में हो जाएगा mLT के पावर -1। देखिए आवेग का अगर फॉर्मूला बात करें तो क्या होता है, बल इंटू समय, क्या होता है, बल इंटू समय, फोर्स इंटू टाइम। तो यहां पे बोल सकते हैं कि क्या हो जाएगा, संवेग और आवेग का जो बीमा होता है mLT के पावर -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, mLT के पावर -1। अब ध्यान दीजिएगा, कोई भी ऊर्जा हो, चाहे कोई भी ऊर्जा हो, काइनेटिक एनर्जी, मैग्नेटिकल एनर्जी, चाहे कोई भी ऊर्जा हो, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, चाहे वर्क ही क्यों ना हो, तो वर्क पता है ना, वर्क क्या होता है, वर्क एक तरह का कैपेसिटी डू वर्क होता है, कैपेसिटी डू वर्क होता है, कार्य करने की क्षमता को कार्य करते हैं। तो कार्य एक तरह की एनर्जी है, हम जो बात कर रहे हैं, हमारी जो आवाज निकल रहा है, ये भी एक तरह की एनर्जी है। लाइट ऑफ एनर्जी, ये भी एक तरह की एनर्जी है, जो आपको दिखाई दे रहा है, रोशनी है, एक तरह की एनर्जी है। तो एनर्जी नॉट बी क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉयड वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म चेंज, ना तो एनर्जी उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। ये आपको डिफिनेशन पता है ना, ऊर्जा का मतलब एनर्जी का मतलब। इसी प्रकार यहाँ पर ऊर्जा और कार्य और बल आगुण, बल आगुण ध्यान दीजिएगा, बल आगुण। तो इस केस में इसका जो बीमा बात करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे mL² T के पावर -2, बहुत सही, क्या हो जाएगा, mL² T के पावर -2। याद रहेगा, इतना याद रहेगा। अब आगे आते हैं, कर दीजिएगा 7 पर ध्यान दीजिएगा, दाब 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 एक तरह का प्रेशर है, दाब प्रतिबल प्रत्यास्था गुणांक। देखिए आपको पकड़ने के तरीके में बता रहा हूं, दाब हो जाएगा, दाब P = W/T होता है, प्रतिबल हो जाएगा, प्रत्यास्था गुणांक हो जाएगा, यंग प्रत्यास्था गुणांक हो जाएगा, आयतन प्रत्यास्था गुणांक हो जाएगा, दृढ़ता गुणांक हो जाएगा। गुणांक 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 आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, गुणांक 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 आ रहा है। दाब और प्रतिबल और प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक, यंग प्रत्यास्था गुणांक और दृढ़ता गुणांक, इन सभी का जो बीमा होता है mL-1 T के पावर -2 होता है। फिर से ध्यान दीजिए, mL-1 T के पावर -2, mL-1 T के पावर -2, mL-1 T के पावर -2 याद रहेगा। तो आपको याद ये करना है, दाब प्रतिबल प्रत्यास्था गुणांक, यंग प्रत्यास्था गुणांक और आयतन प्रत्यास्था गुणांक, दृढ़ता गुणांक, इन सभी का जो बीमा होता है mL-1 T के पावर -2 होता है। अब आगे आते हैं क्वेश्चन में एक को ध्यान दीजिएगा, ये क्या आपेक्षिक घनत्व है, क्या है, आपेक्षिक घनत्व बोले या आपेक्षिक आर्द्रता बोले या फिर घर्षण गुणांक बोले या फिर इसको आवर्धन क्षमता बोले या फिर विकृति बोले। तो सब कैसे में ध्यान दीजिएगा, आपेक्षिक घनत्व या आपेक्षिक आर्द्रता या फिर घर्षण गुणांक या फिर आवर्धन क्षमता या फिर विकृति, इन सभी के केसेस में जो इसका जो बीमा होगा वो क्या होगा, यूनिट लेस होगा, उसका कोई बीमा नहीं होगा, वो बीमाहीन राशि है। तो इस केस में जो इसका जो बीमा जो आएगा, जो इसका तो इस केस में क्या होगा, बीमाहीन राशि है, तो इसका जो कोई बीमा नहीं होगा। याद रहेगा, तो इसका जो है कोई बीमा नहीं होता। क्या होता है, आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक आर्द्रता, घर्षण गुणांक और आवर्धन क्षमता और विकृति, इसका कोई बीमा नहीं होता है। अब आगे का टॉपिक चलते हैं, इसको हम साफ करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब आगे के टॉपिक चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। देख रहा होगा कि अगर लंबाई के जब हम बीमा की बात करें तो आपको पता है कि इसका जब लंबाई के बीमा का हम बात करेंगे तो आपको ये पता होगा कि इसको जो m से दूरी है एक तरह का, तो इसको जो है इसका जो बीमा होगा तो क्या होगा, l हो जाएगा, क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। इसी तरह अगर समय का हम बात करें तो समय क्या होता है, सेकंड होता है, इसकी बीमा अगर हम बात करें तो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा t हो जाएगा, क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। इसका अगर बात करेंगे द्रव्यमान जो होता है kg होता है, एक तरह का मास होता है, क्या होता है, मास होता है, ठीक है भाई। तो मास होता है, इसका जब हम बात करेंगे तो इसका जो है कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, mLT के फॉर्म में, ठीक है। तो अब देखिए धारा है, धारा Q इक्वल टू क्या होता है, देखिए धारा इक्वल टू क्या होता है, धारा आप पढ़ेंगे V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। तो धारा बराबर क्या निकालेंगे, I बराबर V/R निकालेंगे, ठीक है। तो इसका जो धारा की जब हम बात करेंगे तो धारा को जो है A से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान देगा, A से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर यहाँ पे कैपिटल I से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। कैपिटल I से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या तो फिर A से भी रिप्रेजेंट करते हैं, धारा है ना एक तरह का, तो इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें गति की ताप का अगर बीमा हम बात करेंगे तो उसमें गति ताप का जो बीमा होता है कैपिटल K होता है, क्या होता है, कैपिटल K होता है, केल्विन में होता है, क्या होता है, केल्विन में होता है। ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, क्या होता है, कैंडेला को जो है हम यहाँ पे C से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर CD से रिप्रेजेंट करते हैं।
ठीक है, इसको जो है कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। बीमा जब आप लिखेंगे तो कैपिटल सी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कैपिटल सी लिखेंगे, राइट। अब देखिए पदार्थ का परिमाण की अगर बात करेंगे तो पदार्थ का भार या पदार्थ का परिमाण बात करें तो यहाँ क्या होगा, इसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। ये बीमा है भाई लोग। गुलाम आपको पता है, गुलाम क्या होता है, गुलाम को जब बीमा निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 80 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ये पूरा हमने डिग्री में बात किया है, ये हमने पूरा डिग्री में बात किया है। आपका लेक्चर जो है पार्ट 2 में, मतलब पार्ट 2 में, तो आप अगर पार्ट 2 अगर नहीं देखे तो सबसे पहले जाकर उसको आप देखिए, ठीक है। इस तरह हम जो है इसको लगाते हैं, याद हो गया होगा, तो इसको आप एक बार इसको कॉपी कर लीजिए। ये आपके सामने ये जो टॉपिक दिख रहा है इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, और आप लास्ट देखिएगा, इंपॉर्टेंट ये है, और आपको ये चीज याद भी आज मैं करा दूंगा, तो लास्ट तक आप बने रहिएगा और इसको याद करके आप जाइएगा। सिर्फ 2 से 3 मिनट यहाँ पे दीजिए, आपको दिमाग में ये कॉन्सेप्ट डाल देंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि खगोलीय दूरियों का मापन, खगोलीय दूरी के मापन के हिसाब से अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है खगोलीय दूरी के मापन में प्रकाश वर्ष आता है, फिर खगोलीय इकाई आता है, फिर पार्सेक होता है। 3 ही आपका यहाँ पे है। प्रकाश वर्ष मतलब लाइट ईयर, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, लाइट ईयर। प्रकाश वर्ष मतलब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लाइट ईयर। इसका डेफिनेशन याद रखिए, प्रकाश द्वारा निर्वात में, क्या याद रखेंगे, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी जो होता है एक प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी जो होता है प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.467 इंटू 10 के पावर 15 मीटर। ये जितनी भी आएगा आपका मीटर में होगा दूरी, ध्यान दीजिएगा मीटर में। तो आप क्या करेंगे, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.467 इंटू 10 के पावर 15 मीटर, या फिर बोल सकते हैं लगभग कितने, 10 के पावर 16 मीटर के आसपास, या लगभग के आसपास, या बोल सकते हैं अप्रोक्सी 10 के पावर 16 मीटर। याद हो गया। फिर आते हैं खगोलीय इकाई, इसको जो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। इसको खगोलीय इकाई को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। इसका डेफिनेशन सुनिए क्या होता है, यह भी दूरी का मात्रक है, यह भी दूरी का मात्रक है पृथ्वी और सूर्य के बीच की। पृथ्वी और सूरज मतलब पृथ्वी नीचे है जमीन, अर्थ और सन के बीच का जो बात कर रहा है, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की मध्य दूरी खगोलीय इकाई कहलाता है। मतलब पृथ्वी और सूरज के बीच की जो मध्य दूरी होता है, मिड पॉइंट होता है, मिड दूरी होता है, मिड डिस्टेंस होता है, खगोलीय इकाई कहलाता है। तो एक खगोलीय इकाई बराबर होता है, एक खगोलीय इकाई बराबर होता है 1.496 याद रखिएगा, 1.496 इंटू 10 के पावर 11 मीटर, या फिर लगभग 1.5 इंटू 10 के पावर 11 मीटर। ध्यान दीजिएगा, एक खगोलीय इकाई बराबर होता है 1.496 इंटू 10 के पावर 11 मीटर, या लगभग कितना 1.5 इंटू 10 के पावर 11 मीटर। आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे बड़ा जो आपका यूनिट है यहाँ पे पारसेक है, क्या यहाँ पे पारसेक है। सबसे बड़ा जो आपका जो यूनिट है, जो मापने का जो यूनिट है यहाँ पे, मात्रक है, दूरी डिस्टेंस क्या है, पारसेक है। क्या है, पारसेक। ये क्या होता है भाई, ये भी समझ लीजिए। पारसेक क्या होता है, यह दूरी मापने का सबसे बड़ा इकाई है, सबसे बड़ा यूनिट है। यह दूरी को मापने के लिए, डिस्टेंस को नापने के लिए सबसे बड़ा यूनिट है। तो एक पारसेक बराबर कितना होता है, एक पारसेक बराबर क्या है 3.26 इंटू 10 के पावर 16 मीटर। क्या याद रखिएगा, 3.26 इंटू 10 के पावर 16 मीटर, या एक पारसेक बराबर क्या होता है 3.26 इन प्रकाश वर्ष। देखिए प्रकाश वर्ष का स्थान पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है 10 के पावर, यहाँ पे कितना है 16 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 10 के पावर 16 लिखा हुआ, मतलब 10 के पावर 16 को हम बोल सकते हैं ना यहाँ पे कि एक प्रकाश वर्ष के बराबर होता है 10 के पावर 16। तो आप याद रखिएगा, हम जानते हैं कि एक पारसेक बराबर 3.26 इंटू 10 के पावर 16 मीटर, या 3.26 प्रकाश वर्ष। ये आपको याद हो गया। ये छोटा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। ये आपका सबसे छोटा पार्टिकल वीडियो था, और ये जो है काफी हमने आपको पॉइंट एक एक चीज बता के जो है मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। अगर आप मेरे साथ प्रॉपर बने तो लास्ट तक पूरी वीडियो को देखा कीजिए, और उसको दबा के जो है अपने जो भी आपके फ्रेंड सर्कल है उसको जो है शेयर किया कीजिए, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। देखिए लास्ट टॉपिक आपका है ये सार्थक मान तथा अंक। सार्थक मान या अंक अगर बात करेंगे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर हम इसके देखिए ध्यान दीजिएगा, सार्थक अंक का डेफिनेशन सुनिए क्या होता है। सार्थक अंक किसी राशि के ऐसे अंक जो मापक यंत्र की यथार्थता के
अंतर्गत उस राशि को मान को व्यक्त करता है उसे क्या बोलते हैं, सार्थक अंक बोलते हैं। इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, किसी राशि के ऐसे अंक, किसी राशि के ऐसे अंक, ऐसे नंबर, ठीक है, किसी राशि के ऐसे अंक, ऐसे नंबर जो मापक यंत्र की यथार्थता के अंतर्गत उस राशि के मान को व्यक्त करता है, बताता है, उसको क्या बोलते हैं, सार्थक अंक बोलते हैं। जैसे मान लेते भाई लोग सार्थक अंक बात करेगा तो देखिए ध्यान दिए, सार्थक अंक अगर बात करता है, जैसे लिखा है यहाँ पे 9.436 लिखा हुआ है। जब इसके लिए बात करेंगे तो इसका सार्थक अंक बात करेंगे, सार्थक अंक। देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट आप याद रखिएगा, 3 पॉइंट, कितने पॉइंट, 3 पॉइंट। सबसे पहले डेसिमल के अगर बगल में अगर नंबर होता है तो उसको सार्थक अंक से गिनती करते हैं। ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 कितने सार्थक अंक है, 1 2 3 4 कितने सार्थक अंक है, 4 होगा। कितना होगा, 4 सार्थक अंक है। कितना है, 4 सार्थक अंक है। कितना है, 4 सार्थक अंक है। ध्यान दीजिएगा, 4 जो है आपका सार्थक अंक है, ठीक है, 4 जो है आपका सार्थक अंक है। इसी तरह मान लेते हैं यहाँ पे 4.12111 ऐसे दिया हुआ है, और चलिए ऐसे लिख लेते हैं 4.11100। तो इसका जब सार्थक अंक की बात करें तो ध्यान देगा 1 2, देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, कितना आएगा, 7 सार्थक अंक आएगा। ठीक है, इतना समझ आया, इतना समझ आया। इसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ है 0.0007 और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। तो इसका जो सार्थक अंक बात करें तो यहाँ पे कितना आएगा, 72, मतलब यहाँ पे 2 सार्थक अंक है। कितने हैं, 2 सार्थक अंक है। कितना है, 2 इसका सिग्निफिकेंट है, मतलब 2 इसका सार्थक अंक है। अब यह याद रखिएगा कि आपने ये बोला कि अगर 0 के बाद अगर कोई डिजिट होता, बाय द वे अगर यहाँ पे मान लेते हैं 0 को छोड़ करके डेसिमल के बाद, डेसिमल मतलब इधर की ओर, मैं बात कर रहा हूँ इधर की ओर, अगर यहाँ पे 0 के अलावा अगर कुछ नंबर अगर होता है, मान लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही होता, मान लेते यहाँ पे 9 लिख दिया, मान लेते यहाँ पे 9 लिख दिया, तो इस केस में जो सार्थक अंक होता है 1 2 3 4 5 6 हो जाता है। इस केस में कितना हो जाता है, 6 होता है। लेकिन अगर मान लेते यहाँ पे 0 होता, यहाँ पे 0 होता, तो इस केस में सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ पे कितना आता है, 2 आता है। कितना आता है, 2 आता है। अब सुनिए एक और कंडीशन ध्यान दीजिएगा, यहां पे अगर लिखा है 0.00123 ऐसे लिख दिया है, इसका सार्थक अंक कितना होगा, 3 होगा। कितना होगा, 1 2 3 होगा। कितना होगा, 3 होगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, यहाँ पे ऐसे 2 लिख देता हूँ, सपोज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2, तो इसी में केस में ध्यान दीजिएगा 0.20123 कितने सार्थक अंक, 1 2 3 4 5, तो इस केस में कितना आएगा, सार्थक अंक 5 आ जाएगा। तो आपको ये पता चला यहाँ पे सार्थक अंक जब निकालते हैं तो एक पॉइंट याद रखिएगा, सार्थक अंक जब निकालते हैं तो इसके एक मोटा मोटी दिमाग में याद रखिएगा कि डेसिमल के बाद वाला नंबर अगर 0 अगर आता है, 0 आता है, तो इस केस में जो है, इस केस में जो 0.000 अगर आ रहा है तो इस केस में 0 को नेगलेक्ट करते हैं। अगर यहाँ पर 2 और 3 लिखा है तो सिर्फ सार्थक अंक कितना होगा, 1 और 2, 1 और 2, मतलब यहाँ पे 2 सार्थक अंक है। 2 और 3 जो है 2 डिजिट है। कितने हैं, 2 डिजिट। इस केस में कितना आएगा, सार्थक अंक 2 आएगा। ठीक है, और इसको जो है छोड़ देंगे, इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे, इसको जो है सार्थक अंक से गिनती नहीं करेंगे, इसको जो है सार्थक अंक से गिनती नहीं करेंगे। आया समझ में, आया? अब देखो, अब समझो। इसी तरह अगर मान लेते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान दो, इसी तरह दिया हुआ है, मान लेते हैं एक और उठा लेते हैं, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, देखो यहाँ पे लिख रहे हैं 0.740007 लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसका सार्थक निकालता हूँ, बताओ कितना होगा, देखो यहाँ पे देखो कितना होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7, कितना आएगा, 7 आ रहा है। कितना आ रहा है, 7। तो इसका जो सिग्निफिकेंट आएगा, सार्थक अंक जो आएगा, कितना आएगा, 7 आ जाएगा। कितना आएगा, 7 आ जाएगा। अगर मान लेते हैं इसको जो ऐसे लिखता है 0.0074637 ऐसा लिख देता है, तो इस केस में क्या होगा, डेसिमल के बाद जो 0 आएगा, डेसिमल के बाद इधर वाला जो 0 आएगा उसको जो है सार्थक अंक में नहीं जोड़ते हैं। आया आप समझ में? अब क्या है, सिर्फ इसको जोड़ेंगे, 0 को छोड़ देंगे, मतलब 1 2 3 4 5 6, इस केस में इसका जो सार्थक अंक कितना आएगा, यहाँ पे 6 आएगा। कितना आएगा, 6 आएगा। आया समझ में? अब देखो इस केस में और समझो, अगर और भी लेते हैं, यहाँ पे और कंडीशन लेते हैं, यहाँ पे लिखा है 2.566, यहाँ पे लिखता है 7 लिखता है, ऐसा लिखता है, इनटू यहाँ पे लिखता है 10 के पावर मान लेते हैं 50 लिख देता है। कितना लिखता है, 50 लिख देता है, 15 लिख देता है। तो अगर इसका सार्थक अंक पूछेगा आपसे, इसका सार्थक अंक पूछेगा, तो इसको दिमाग में एडजस्ट कर लीजिए
कि सिर्फ 1 2 3 4 5 ही सार्थक अंक होगा। कितना होगा? 5 होगा। जो पावर वाला नंबर होगा, जो पावर वाला नंबर होगा, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे जो पावर वाला नंबर होगा वो जो है सार्थक अंक के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो पावर वाला जो नंबर होगा वह सार्थक अंक सिग्निफिकेंट के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको जो है नहीं सार्थक अंक में जोड़ेंगे। पावर वाला जितने भी कॉन्सेप्ट आएगा 10 के पावर 1, 10 के पावर 2, 10 के पावर -1, 10 के पावर -2 एक्सेट्रा, जितने भी अगर 10 के पावर -1, 10 के पावर -2 अगर आता है तो उस केस में यहाँ पे आपका सार्थक मान को नहीं जोड़ेंगे। इतना याद है? इतना आपको याद है? अब समझो, इसको सॉल्व करते हैं। इतना समझ आ गया ना? अब से कुछ और आपको लिख देते हैं, कुछ जो है आपका जो है होमवर्क हम देते हैं। देखो आप लोग लगा पाते हैं कि नहीं लगा पाते हो, इसका बताना मेरे को, इसका सार्थक अंक कितना होगा। ठीक है, तो आपको इसका आंसर बताना है आपको कि इसका जो सार्थक मान कितना होगा। देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, पहला जो आपका ये होमवर्क है 2 4 7 3 into 10 के पावर कितना लिखा है -31, इसका आपको बताओ सार्थक अंक कितना होगा पहला। दूसरा आप याद रखो 0.00375, इसका मान बताओ सार्थक मान कितना होगा, कितना होगा इसका सार्थक मान, इसका भी इसका सार्थक मान बताना है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन याद रखो, यहाँ पे लिखा है 0.0000। चलो यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे जो है देते हैं, यहाँ पे 3 देते हैं, कितना, फिर यहाँ पे देते हैं 7 3 और 2 इंटू 10 के पावर यहाँ पे कितना देता है, यहाँ पे मान लेते हैं 17 दे देता है, कितना 70। तो इस केस में इसका सार्थक मान कितना होगा। एक और क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है 1500, ठीक है, 0.00032 लिखा हुआ है, इंटू 10 के पावर यहाँ पे कितना देता है, मान लेते हैं यहाँ पे 47। तो इसका सार्थक मान कितना होगा, इसका सार्थक मान कितना होगा। तो आप इसका आंसर बताओ, कमेंट के थ्रू आप इसका आंसर बताओ कि इसका आंसर जो है कितना होगा। 4 क्वेश्चन है, देखो 4 क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, इतना उम्मीद करते हैं कि ये जो है आपका घर का होमवर्क है और ईमानदारी से जो है इसका आप कमेंट के थ्रू मेरे को इसका आंसर दोगे कि इसका सार्थक मान सिग्निफिकेंट इसका वैल्यू कितना होगा, आप इसमें मेरे को बताओगे। आ रहा है समझ में मेरी बात ना, आ रहा है ना तुम्हें। अब सुनो, अब देखो कुछ जो है कॉन्सेप्ट जो है आपको मैं बता देता हूं, ध्यान दो। क्या होगा कि अगर मान लेते यहाँ पे 20000.0000 ऐसा कुछ दे रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ दे रहा है। तो इस केसेस में अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ अगर इस केस में बात करें तो इस केस में मान लेते हैं यहाँ पे 7 लिख देते हैं और यहाँ पे मानते हैं यहाँ पे मानते हैं 45 लिख देते हैं। तो अगर मैं इसका सार्थक मान निकालूंगा, भाई लोग समझो, भाई लोग यहाँ पे ध्यान दो, इसका अगर सार्थक मान निकालूंगा तो सबसे पहले पावर तो डिपेंड करेगा नहीं सार्थक मान पर, इसको तो हम छोड़ देंगे। अब देखो डेसिमल के बाद 000 दे रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या 2 से स्टार्ट हो गया ना, यहाँ पे क्या 2 वेरिएबल आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, तो 2 आ गया तो इस केसेस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे, क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएगा, कितना आएगा, इसका तो सार्थक मान कितना आएगा, यहाँ पे इसका कितना आएगा 9 सार्थक मान आएगा, कितना आएगा 9 सार्थक मान आएगा। इतना आपको समझ आया, इतना जो आपका 9 आ जाएगा। तो इस तरह से जो है आप इसको लगा सकते हो। अगर माने ऐसा अगर कुछ होता है, ऐसा कुछ होता है तो सिर्फ और सिर्फ जो है सार्थक मान कितना होता है, यहाँ पे 1 होता है, कितना होता है, यहाँ पे 1 होता है। तो इतना समझ आएगा, अगर 0 के बाद इधर जितना आता है चाहे इधर आता है तो इसको छोड़ देंगे, ध्यान दो। अगर ऐसा कुछ होता है तो इस केस में कितना आता है, सार्थक मान कितना आता है, 1 आता है। लेकिन यहाँ पे अगर 2 लग जा रहा है तो इस केस में सार्थक मान कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। आ समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह जो है आप इसका मान निकाल सकते हो। फिर आप ध्यान दो, एक आप इसको नोट कर लियो ना, मैंने इसको साफ कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसको आप नोट कर लिए होगे, हमको उम्मीद है कि आप इसको नोट कर लिए होगे। देखो कुछ क्वेश्चन जो है और मैं आपको बताता हूं, कुछ क्वेश्चन जो है आपको और हम बताते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 4370000, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो इस केसेस में जब हम सार्थक मान निकालेंगे भाई लोग, इस केस में इसका सार्थक मान कितना होगा, पता है कितना होगा, बताओ मेरे साथ, कितना होगा, कितना होगा, बताओ बताओ। देखो यहाँ पे कितना होगा, बहुत सही, कितना जोड़ा, देखो यहाँ से स्टार्ट है तो इस केस में सभी को सार्थक जोड़ेंगे, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका जो सार्थक मान कितना होगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 इसका जो है सार्थक मान हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 सार्थक मान हो जाएगा। तो
आप इस तरह जो है इसका सार्थक मान निकाल सकते हैं। ये आपका इस टॉपिक का लास्ट टॉपिक था। इसके बाद आपका लेक्चर जो है 4th आने वाला है, उसमें जो है आपका वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में हम उसको बताएंगे। उसमें जो है आपका एकांक सदिश क्या होता है, ठीक है, और समांतर चतुर्भुज के नियम क्या होता है, पैरेललोग्राम के थ्रू जो हम आपको समझाएंगे। आपका एक उसमें क्या निकलता है, r इज इक्वल टू रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये जो फार्मूला आता है ये कैसे आता है, वहां पे a डॉट b इज इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू ab cos थीटा होता है, a और b वहां पे क्या है, मापांक होता है। इसके चर्चा पे हम वहां पे बात करेंगे। तो ये जो आपका लास्ट टॉपिक था इसको आप नोट कर लियोगे। उम्मीद है कि आप इसको जो है काफी अच्छे से समझोगे। हमने आपको समझाने में काफी अच्छे से समझाने की कोशिश किया होगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरा कि अगर आप मेरा क्लास अगर देख रहे हो स्टार्टिंग है, तो मैं चाहता हूं कि खुल के सपोर्ट करो मेरे को, हम ताकि जो है आपके लिए अच्छी कॉन्फिडेंस के साथ जो है मटेरियल लाके दे सके। और ये भी ध्यान दो कि अगर आप मेरे से अगर सीख रहे हो तो मैं कोशिश करता हूं कि छोटा से छोटा पॉइंट जो है आपको मैं बताता चलूं और आगे बढ़ाता चलूं, क्योंकि हमारे चैनल पर आ रहे हो तो आपको एक यूनिक कॉन्सेप्ट मिलेगा और वह चीज जो कॉन्सेप्ट देंगे जो आपके किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगा। मैं हर कॉन्सेप्ट को जो है 3 से 4 बुक को जो मैं रेफर करता हूं और उसके बाद जो है जो यूनिक कॉन्सेप्ट होता है उसको एक जगह करके जो है मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा और इसको जो है अपने दोस्त के पास सर्कल पे जो है जरूर शेयर करें। ये खास है कि मैं बता दूं उनके लिए लेक्चर है जो तैयारी कर रहे हैं, जो रेलवे एसएससी का, बैंक का, पुलिस का, आर्मी का, या फिर जो यूपीपीएल का, या फिर जो भी जितनी भी गवर्नमेंट एग्जाम तो उनकी तैयारी कर रहे हैं। तो अगर साइंस आता है तो उनमें जो है इसके लेवल पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हम एक कंपटीशन लेवल पर जो है चला रहे हैं क्लास, यूट्यूब जो है कंपटीशन लेवल पर। हम चाहते हैं कि आप लोग खुल कर सपोर्ट करो। मैं यहाँ पे जो है बहुत सारी चीज को जो है पढ़ाने वाला हूँ और लाइव क्लास मैं ले रहा था। उसमें क्या है कि मेरा एक और चैनल जो है अहमद सर यूपी वाले, उस पर जो है आपको लेक्चर ना अपलोड होने के कारण जो है मैं ऑफ कर दिया। और उसके बाद जो दोनों चैनल पर जो है आपका वीडियो अपलोड हो रहा है, आप वहां पर भी जाकर देख सकते हैं इसको। अहमद सर यूपी वाले, अहमद सर यूपी वाले, ये आपका दूसरा चैनल है, तो वहां पर भी आप जाके देख सकते हैं। दूसरी बात और ध्यान दीजिए, कुछ हमें नोट्स जो है आपको क्लिप जो है इसका जो है शॉर्ट जो है हम यहाँ पे दे देंगे, उसको जो आप नोट कर लीजिएगा, उसको जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको कोशिश करता हूँ कि आप मेरे साथ साथ में नोट्स तो भैया लोग जरूर बनैया, ना कि बिना नोट्स के तोहर काम ना चली, इतना ध्यान दिया। तो हमारे साथ अगर तोड़ के पढ़ाई करेगा बा तो नोट्स जरूर बनेगा। तो हम यही कह रहे हैं कि अगर मेरे साथ अगर पढ़ाई करना है तो नोट्स जरूर आप लोग बनाए, ठीक है। मैं को देखो अभी आप मेरे साथ जो है इंटरेक्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि अभी मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है पूरी तरह से सपोर्ट करो। मैं जो हूं आपको एक यूनिक जो है समझाने का तरीका जो है मैं अच्छे से समझाऊंगा। तो हम कोशिश करेंगे जो है आपको एक मजे के साथ जो है पढ़ाई कराएं, क्योंकि आपका वह सिस्टम नहीं देना चाहते हैं जो आप जो पुरखों के साथ सीखते आ रहे थे मजा नहीं आता ना। क्योंकि पुराने बुजुर्ग लोग के कहना है कि नए चीज का जो है नया चीज के रूप में आविष्कार होना चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि आपको नया चीज के बारे में आविष्कार करके आपको जो है दिमाग को डेवलप करेंगे। देन मेरा भी दिमाग डेवलप होगा, फिर हम दोनों साथ में जो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके बाय बाय, थैंक यू। इसको जो दबा के शेयर करें। ओके बाय बाय, थैंक यू।